तो फिल्म की शुरुआत एक जंग से होती है। रोमन्स ने इस वक्त अफ्रीका पर हमला किया हुआ था और ये जंग कई दिनों से चल रही थी। अजीब बात ये थी कि अफ्रीका की फौज को जो जनरल लीड कर रहा था वो एक रोमन आदमी लसियस था। जंग में लसियस की वाइफ भी उसका बराबर साथ दे रही थी, पर बदकिस्मती से वो रोमन्स के हमले में मारी जाती है। रोमन्स की तादाद वैसे भी ज्यादा थी और वो पहले से भी अफ्रीका पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन लसियस और उसकी वाइफ की जहान ने उन्हें रोक रखा था। लेकिन अपनी वाइफ के मरने के बाद लसियस का सारा हौसला टूट गया। वो जो अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता था, उसके मरते ही लसियस ने भी लड़ना छोड़ दिया और ऐसे रोमन्स जीत गए और वह लोग हार गए। रोमन्स ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और अफ्रीकी फौज को लसियस समेत बंदी बनाकर रोम ले गए, जहां इस वक्त दो जुआ भाइयों गेटा और ककला की हुकूमत थी। रोम के पहले बादशाह बहुत ही ज्यादा रहमदिल थे, लेकिन जब से इन दोनों भाइयों की हुकूमत आई थी यहां की सारी फार्म परेशान रहती थी, क्योंकि ये बहुत जालिम थे। यहां तक कि ककला की तो दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। खैर, जनरल मार्कस की लीडरशिप में इन्होंने यह जंग जीत दी थी, जिसके जश्न के तौर पर गेटा एक प्रोग्राम रखता है। अपनी और अपनी आवाम की इंटरटेनमेंट के लिए ये एक फाइटिंग प्रोग्राम था, जिसमें अब वो लोग अपने दुश्मनों का सामना करवाने वाले थे। बहुत ही भारी और खूनखार बंदरों से लसियस समेत बहुत सारे कैदियों को जंग के इस मैदान में लेके आया जाता है। यहां आते ही लसियस को एक फ्लैशबैक आया। उसके बचपन का फ्लैशबैक। उसे ऐसा लगा कि जैसे यह जगह जानी पहचानी है, वो यहां रहता हो। उसे याद आया कि बचपन में जब वो छोटा था तो इसी मैदान से उसकी मॉम ने उसे कुछ सोल्जर्स के साथ यहां से भेज दिया था। साफ मतलब है कि लसियस का इस जगह से कोई गहरा ताल्लुक है। प्रेजेंट में देखने को मिलता है कि यहां जंग के मैदान में जंग शुरू हो गई थी। दुश्मन सोल्जर्स के ऊपर न हार बंदरों को छोड़ दिया गया था। जो खूनखार बंदर एक ही लम्हे में हमला करके बहुत सारी सोल्जर्स को मार चुके थे। उनके मारने का अंदाज ऐसा था कि सोल्जर्स अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे थे। लसियस और उसके साथ के एक तो साथी पहले दूर खड़े हुए यह नजारा देखते रहे और फिर अपनी हिम्मत, अकल और बहादुरी से उन्होंने आगे बढ़कर उन बंदरों का मुकाबला किया। पीछे से उनके ऊपर हमला करते हुए उनको काबू करके आखिर ये लोग उन्हें मारने में कामयाब हो ही गए। यहां हम नोटिस करते हैं कि लसियस को लड़ते हुए रोम के एक्स जनरल मैकन बहुत ही गौर से देख रहे थे और इस गेम प्रोग्राम के खत्म होते ही वो लसियस को अपने पास भी बुलाते हैं। वो लसियस से मिलते ही पहले उसकी तारीफ करते हैं, उसकी लड़ाई और हौसले की। वो उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है और उसे देखते हुए मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे लिए लड़ो, मेरे ग्लैडिएटर बन जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी शानदार जिंदगी दूंगा। वरना तुम जानते तो हो कि यहाँ कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। और फिर जनरल मैनस की बुरी नहीं थी, लेकिन इस ऑफर को सुनते ही लसियस हंसने लगा। जनरल सवाल नजरों से उसे देख रहे थे। तब लसियस ने कहा, मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं आया। मैं यहाँ आया हूं तो आपके जनरल मार्कस की मौत के लिए। मुझे उसका सर चाहिए क्योंकि उसने मेरी बीवी को मारा है। ये सुनते ही जनरल उसे कहते हैं, तुम्हारा काम मेरे जिम्मे, तुम्हें मार्कस का कटा हुआ सर मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरी बात मानोगे। सीन कट होकर अब हमें जनरल मार्कस को उनकी वाइफ लुसिला के साथ दिखाया जाता है। लुसिला रोम की शहजादी थी। ये रोम पहले उसके डैड का था और उसके डैड के मरने के बाद ये सारा रोम लुसिला के हस्बैंड को दे दिया गया, जिसकी कि एक जंग में मौत हो गई। और अब लुसिला की जनरल मार्कस से शादी की गई थी। हाँ, जनरल मार्कस लुसिला से बात कर रहे थे कि अब इस हुकूमत के हकदार वो है, गेटा और कारक नहीं, इसीलिए उन्होंने बगावत का प्लान किया है और कुछ दिन बाद वो खुद गेटा और कारक के खिलाफ एक बड़ी जंग रखने वाले हैं। कई सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लसियस को दोबारा एक ग्लैडिएटर से, यानी एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़ने के लिए बुलाया गया था और ये फाइट भी सिर्फ यहाँ के एम्पर्स यानी यहाँ के मेरानों की एंटरटेनमेंट के लिए रखी गई थी। इस मर्तबा जो ग्लैडिएटर डसस के मुकाबले में आया था वह सालों से चैंपियन रहा था और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। इसी वजह से वो लसियस पे भी भारी पड़ता रहा, लेकिन लसियस ने भी हिम्मत नहीं हारी। पहले अपने डिफेंस के लिए लड़ा और आखिर फिर सामने वाले ग्लैडिएटर की कमजोरी को भांपते हुए उसके हाथों को पकड़कर कंट्रोल करते हुए उसी के चाकू से उसे स्टैब करके मार देता है। ये वो टाइम था जब सब हैरानी से खड़े हो गए थे। लसियस ने अब तक के सबसे एक्सपीरियंस ग्लैडिएटर को मार डाला था। गेटा भी इस टाइम लसियस से इंप्रेस होकर उसकी तारीफें करने लग जाता है। गेटा की तारीफ के जवाब में लसियस ने यहाँ उसे एक पोयम कही। यह पोयम बचपन में उसे उसकी मॉम ने सुनाई थी और यह रोमन लैंग्वेज में थी। सभी इस पोयम को सुनकर हैरान हो गए और फौरन जनरल मार्कस भी आ गए। यहाँ से लसियस को ले गए। जेल में जाने के बाद उन्होंने लसियस से सवाल किया, आखिर तुम कहाँ से हो, तुम पैदा कहाँ पे हुए थे? क्योंकि अब यह पोयम सुनने के बाद उन्हें भी शक होने लगा था कि कहीं ये लुसिला का बेटा तो नहीं।
लेकिन मैनस के 100 मर्तबा पूछने पर भी लसियस इस बात को साफ नहीं बताता। सीन कट होकर अब हमें जनरल मार्कस को दिखाया जाता है, जो अपनी बगावत की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त यहाँ के सेनेटर, बहुत सारे हुकूमत के जासूस और खास लोग भी जनरल मार्कस का साथ देने को इसलिए तैयार है क्योंकि वो यहाँ के एम्परर यानी बादशाह डेटा की जतियों से तंग आ चुके हैं। जनरल मार्कस इन सबको बताते हैं कि उन्होंने अपनी खास एक फौज बनाई है जिसमें लगभग 5000 आदमी हैं और को उसी फौज के जरिए इस महल के ऊपर हमला करवाएंगे। अब अगला दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि गेटा ने एक और ग्लेडिएटर के साथ लड़ाई रख ली थी, वो भी लसियस और उसके आदमियों के लिए। इस मर्तबा ग्लेडिएटर था एक राइनोसोर और उसको रोमन सोल्जर ही कंट्रोल कर रहा था। अगर कोई राइनोसोर के हाथों बचा जाता तो ये सोल्जर कोड़े मार के उस आदमी को खत्म कहते। ताई ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इस मैदान से किसी भी कैदी का बच जाना नामुमकिन था। लड़ाई शुरू हो जाती है। लूस से पहले उसके कई साथी कैदी को इन डायनासोर्स के मुकाबले में लाया जाता है, जिनको राइनोसोर अपनी एक एक टक्कर की बार से ही मार चुका था। और अब फाइनली बारी आई थी लसियस की। लसियस जहीन था। वो राइनोसोर के पहले हमले से तो साइड पर हटकर अपनी जान बचाता है, और दूसरी मर्तबा जब राइनोसोर हमला करने के लिए लसियस के करीब आया तो उसने में दत से मट्टी उठाकर उसे हवा में ऐसा उड़ाया कि राइनोसोर को वो नजर ही ना आए। यह करते ही वो दीवार की तरफ मुड़ गया और राइनोसोर ने जैसे ही उसे देखकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, एक और मर्तबा लसियस वहां से हट गया और ऐसे राइनोसोर का सीन दीवार में धंस गया। अब क्योंकि राइनोसोर से वो बच चुका था इसलिए राइनोसोर के ऊपर बैठा सोल्जर लसियस से लड़ने के लिए नीचे उतरा। और ये ग्लेडिएटर पहले ग्लेडिएटर से भी कई ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस था। उसकी मूव्स भी लसियस को समझ नहीं आ रही थी। लसियस अपने आप को बचाने की तो भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो इस दौरान कोई भी हमला सामने वाले ग्लेडिएटर पर नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि लसियस अपनी कोई चाल चलता, उससे पहले ही साम वाला ग्लेडिएटर लसियस के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। यहां लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो ग्लेडिएटर लसियस को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी गेटा ने एक इशारा करके यह लड़ाई रुकवा दी, क्योंकि वो लसियस को एक और मौका देना चाहता था। उसे लसियस का टैलेंट पसंद आया था। लसियस को मौका देते हुए गेटा ने वही पोयम पढ़ी थी जो पिछली गेम में जीतने के बाद लसियस ने उसके लिए कही थी। गटा के मुंह से यह पोयम सुनकर लुसिला को बहुत सारी पुरानी बातें याद आई। यह पोयम उसे सुनी सुनी लग रही थी, लेकिन उसने ये कहाँ सुनी थी, कहाँ पढ़ी थी, उसे याद नहीं आ रहा था। कमरे में जाग भी वो इसी सोच में, इसी कशमकश में पड़ी रही, और आखिर उसे याद आ ही गया कि जब अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो लसियस यानी अपने बेटे को दूसरे सोल्जर्स के साथ यहां से भेज रही थी, तो तब उसने अपने बेटे से यह पोयम कही थी। ये देखकर लुसिला समझ गई कि लसियस कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बेटा है। यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों ससीला ने लसियस को अपने से इतना दूर भेज दिया था। लसियस के जब डॉ एक जंग में मरे थे तो उस टाइम लसियस की उम्र बहुत छोटी थी और कानून के मुताबिक अगला बादशाह लसियस ही होने वाला था, लेकिन उसकी छोटी उम्र की वजह से कोई भी उसे मारकर यह तख्त ले सकता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए तब लुसिला ने बहुत बड़ा फैसला किया और अपने बेटे को यहां से बहुत दूर भेज दिया। लुसिला अब और देर यह तख्त, यह हुकूमत किसी और के पास नहीं देख सकती थी। उसने फैसला किया कि वह आज रात ही जाकर ये सारी सच्चाई लसियस को बता देगी। जेल में आते ही लन ने लसियस से पहले माफी मांगी, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपने से बहुत दूर कर दिया था, और यही वजह थी कि वह अब तक अपने बेटे को पहचान भी नहीं पाई थी। उसके बाद रसीला ने उसे बताया कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरी मजबूरी बन गई थी। तुम्हारे डैड के मरने के बाद तुम्हारी जान के दुश्मन बहुत से लोग बन रहे थे, और उन सब लोगों से बचाने के लिए मैंने तुम्हें इतना दूर भेज दिया। तुम मेरे सके बेटे हो, इस जगह के असली वारिस और असली हुक्मरान। लुसिला तो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लसियस गुस्से में था। ना जाने क्या बातें उसके दिमाग में चल रही थी, क्या कुछ उसे तंग कर रहा था, इसलिए उसने लुसिला को डांट कर यहां से भेज दिया। अब सीन कट होकर हमें अगला दिन दिखाया गया, जहां दोबारा से लसियस को एक और जंग में लड़ना था। यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये लड़ाई एक जहाज पे होनी थी, जो जहाज एक ऐसे पानी में था जिस पानी के अंदर खुले भूखे शार्क छोड़े गए थे। अगर लसियस हार जाता तो उसे पानी में फेंक दिया जाता, और अगर वो लड़ते लड़ते खुद अपना बैलेंस खराब करके पानी में गिर जाता तो शार्क उसे खा लेती। इस अर्थ भी वो बहादुरी से लड़ता है और अपने सामने वाले ग्लेडिएटर को मारकर वो एकरा दोबारा उठाता है और जनरल मार्कस की तरफ फेंकता है। उसने यह वार इसलिए किया था क्योंकि जनरल मार्कस ने उसकी बीवी को मारा था, और वो यहां पर सिर्फ जनरल मार्कस को मारने के लिए ही आया था। यहां पर लसियस का निशाना चूक किया और तीर लगा गेटा की कुर्सी पर। मरा तो कोई भी नहीं, लेकिन जनरल मार्कस अपनी सिक्योरिटी के चलते यहां से उठ गए। वो अपने कमरे में गए तो हमने देखा
वो अभी भी अपनी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तब लुसिला उनके पास आई और उन्होंने सबसे बड़ी खबर जनरल मार्कस को यह दी कि उनका बेटा यानी लसियस वापस आ गया है, जो इस जगह का, इस तख्त का असली हकदार है। इस बात में जनरल मार्कस को बहुत बड़ा झटक दिया था, क्योंकि वो तो खुद यहाँ पे हुकूमत करने के सपने देख रहे थे। खैर, देखने को मिला कि इनकी यह बातें चुपके से एक मेट ने भी सुन ली और उसने जाकर यह बात जनरल मैकन उसको बताई, जो यहाँ के पुराने जनरल हैं और जिन्होंने लसियस को शुरू में अपना ग्लेडिएटर बनने की ऑफर भी की थी। अब ये जनरल और स्पाई जिनको खबर मिली थी कि लसियस यानी लुसिला का बेटा वापस आया है, वो ये खबर जाकर यहाँ के बादशाह यानी गेटा और कागला को दे देते हैं। यानी उन्होंने जनरल मार्कस को धोखा दे दिया था और सारी बातें जाकर बादशाह को बता दी थी कि पहले तो जनरल मार्कस बगावत करने वाला है और आपसे जंग करने वाला है इस तख्त के लिए, और दूसरी खबर उन्होंने यह दी थी कि नसीला का बेटा वापस आ चुका है, जो अब उनसे यह तख्त छीन लेगा। ये सुनकर इन दोनों को गुस्सा आ गया और गेटा ने फौरन लुसिला और जनरल मार्कस को बंदी बनवा लिया, यानी कैद करवा दिया। सीन कट होकर हम जेल में लसियस को देखते हैं, जिसके पास एक सोल्जर बैठा हुआ था। ये सोल्जर उसे यहाँ की पुरानी कहानियां बता रहा था, यहाँ के पुराने ग्लैडिएटर्स और यहाँ के पुराने हुक्मरानों की कहानियां, जिसमें उसके डैड का नाम भी था मैक्सिमस लसियस। इस आदमी के जरिए अपने डैड के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है और ये आदमी उसे उसके डैड के बारे में बताते हुए एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर उसके डैड का आर्मर, उनकी तलवारें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर लसियस को काफी सारे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स याद आए थे और उसे यकीन आ गया था कि लुसिला झूठ नहीं बोल रही, वो खुद मैक्सिमस और लुसिला का बेटा है। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि बादशाह गेटा ने दोबारा एक और जंग रखती है। वही जंग, वही फाइटिंग प्रोग्राम जो हर रोज वो एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, और इस मर्तबा उसने लड़ने के लिए बुलाया है अपने कैदी को, नए कैदी को, जो कि और कोई नहीं बल्कि जनरल मार्कस ही है। जनरल मार्कस एक बहुत ही पुराने ग्लेडिएटर थे, एक बहुत ही पुराने फाइटर थे, जिनके आगे किसी का भी टिक पाना नामुमकिन था। उनके सामने यहाँ जितने भी ग्लेडिएटर भेजे जाते हैं, जनरल मार्कस बड़े ही आराम से उनका मुकाबला करके उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर बुलाया जाता है लसियस को, वो भी गेटा के कहने पर। इस टाइम अब जनरल मार्कस और लसियस के दरमियान में लड़ाई चल रही थी। लसियस का तो मकसद था जनरल मार्कस को मारकर अपनी वाइफ का बदला लेना, लेकिन यहाँ लड़ते हुए जनरल मार्कस ने ही अपनी तलवार नीचे गिरा दी और लसियस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि लसियस, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम यहाँ के अगले सच्चे हुक्मरान हो। उसको इस तरह नीचे बैठा हुआ देखकर टा दूर से उठा और उसने लसियस को हुक्म दिया कि वो जनरल मार्कस को मार दे। लेकिन लसियस ने इस वक्त जनरल मार्कस को मारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसके सामने वाला इस वक्त मुकाबला नहीं कर रहा था, बल्कि तलवार फेंक कर नीचे बैठा हुआ था। गेटर ने जब देखा कि लसियस ने उसकी बात न मानते हुए जनरल मार्कस को नहीं मारा, तो वो अपने सोल्जर को जनरल मार्कस को मारने का हुक्म दे देता है और सभी सोल्जर धड़ाधड़ उसके ऊपर तीर बसाकर उसकी जान ले लेते हैं। ये देखकर लसियस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसे दुख तो हुआ था जनरल मार्कस की मौत का, लेकिन उसने इस मौत को सियासत की तरह अपने लिए इस्तेमाल किया और सारी आवाम से चिल्ला के कहा, देखो यह बादशाह ने क्या करवाया, यहाँ के सबसे महान जनरल को मरवा दिया, जो सालों तक तुम्हारे बादशाह के लिए, तुम्हारे लिए लड़ते रहे। अगर इतने महान इंसान की जान की कीमत यहाँ कुछ नहीं, तो देख लो इस बादशाह के लिए तुम्हारी जानों की कीमत क्या है। एक दिन वो तुम सबको भी मनवा देंगे। यह सुनकर यहाँ आवाम को भी गुस्सा आ गया और वह भी अपने बादशाह यानी गेटा के खिलाफ हो गए। देखते ही देखते ये मुहिम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग रातों में भी सड़कों पर निकल आए धरने देने के लिए और गेटा को हुकूमत से उतारने के लिए। इस दौरान जब पूरे शहर में दंगे और फसाद हो रहे थे, जनरल मैकलिनस ने अंदर एक और फसाद करवाया और जाकर बादशाह कारकिरा, जो कि अच्छा गेटा का भाई था, उससे कहा कि गेटा कभी भी आपको बादशाह नहीं बनने देगा। वो हमेशा यहाँ पूरे रोम पे अपनी ही हुकूमत रखना चाहता है और अपनी ही हुकूमत रखेगा। देख लीजिएगा आप लोग। रॉकेट, जो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था, वो जटल मैकनेस की बातों में आ गया और उसने जाकर गुस्से में गेटा के ऊपर हमला कर दिया। हमला क्या, उसने तो तलवार से गेटा का सर धर से अलग करके उसे मार डाला। और इस सारी चीज से अनजान लुसिला इस टाइम लसियस से मिलने के लिए जेल में आई हुई थी। उसके हाथ में इसके डाइट की एक अंगूठी थी, बादशाह की अंगूठी, जो यहाँ की असली तख्त नशीन को मिलनी थी। वो ये अंगूठी लसियस को देकर कहती है कि अब इसके हफ्तार तुम खुद हो। ये देखकर लसियस कुछ नहीं कहता और चुप करके वो अंगूठे ले लेता है। स्ट्रेंस की आंखों में एक अजीब सा पछतावा था। उसने हाथ पकड़ के अपनी मां यानी लुसिला को देखा और उससे कहा, मुझे माफ करना मैं जनरल मार्कस को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं आपको बचा जाऊंगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता। ये कहकर उसने फौरन अपनी मां लुसिला को गले लगा लिया
और इन दोनों के दरमियान सारी नाराजगी खत्म हो गई। खैर, अब अगले दिन दिखाया जाता है कि बादशाह कारकिला अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा था और सबको ये बता रहा था कि डेटा मर चुका है और अब यहाँ का नया बादशाह मैं खुद यानी कारकिला हूं। सभी इससे पहले कि उसके इस फैसले पे कोई रिएक्शन देते, जनरल मैकनेस यहाँ डेटा का सर लिए पहुंच जाते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि अपने भाई यानी डेटा का कत्ल हो कारकिला ने किया है और बादशाह को मारने की सजा में यहाँ कारकिला को ही फंसा दिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। ये सारी चार असर में थी मैकनेस की ही, लेकिन कारकिला को समझ नहीं आई क्योंकि वह सही नहीं था। और इन दोनों को रास्ते से हटाने के बाद जनरल मैकन ने यहाँ पर अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। यहाँ पे उनकी हुकूमत आई। पीछे से लसियस ने अपनी जाले खेलना शुरू कर दी। लसियस ने अपनी अंगूठी जो उसकी मॉम ने उसे दी थी उसे एक सिपाही के हाथ में दिया और उसे एक खास जगह बताई और बताया कि इस जगह पर तुम्हें जनरल डोरिस मिलेंगे। उनको ये अंगूठी देकर कहना कि रोम के बादशाह लसियस ने आपकी मदद मांगी है। यह सुनकर सिपाही जान गया कि लसियस कोई और नहीं बल्कि लुसिया का बेटा था। उसने भी लसियस का हुक्म माना और वो जनरल डोरिस की मदद लेने के लिए निकल गया। यहाँ जनरल मैक्री ने ताकत के नशे में चूर लसियस को एक नई ग्लैडिएटर गेम के लिए बुलाया क्योंकि लसियस ने जनरल मैक्री के ग्लैडिएटर बनने से मना किया था। इसीलिए अब जनरल मैक्री उसे अपने सामने कई लोगों से केर बदला लेने का इरादा रखते थे। यह पैगाम जब लसियस तक पहुंचा तो लसियस तक पहुंचा। गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसने यहां ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। जेल की चाबी उसने पहले ही सिपाही से ले ली थी। मौका देखते ही वो जेल तोड़कर बाहर आ गया और उसने यहाँ के सिपाहियों के ऊपर हमला कर दिया। वो यहाँ से आजाद होकर भाग चुका था क्योंकि उसे जाकर जनरल डोरिस की फौज के साथ मिलना था और आकर यहाँ जनरल मैक्री के ऊपर यानी रोम के ऊपर हमला करना था, अपनी हुकूमत अपना हक लेने के लिए। इस बात को ज्यादा देर नहीं लगती और यह खबर जनरल मैकनेस तक भी पहुंच जाती है कि जनरल डोरिस अपनी पूरी फौज के साथ हमला करने के लिए आ रही हैं। यह देखकर उन्होंने भी ये जो प्रोग्राम सेट किया हुआ था उस प्रोग्राम से उन्हें उठना पड़ा और जंग के लिए तैयार होना पड़ा। कुछ देर बाद हमें एक जंग का माहौल दिखाया गया जहां आमने सामने दो फौज थी। एक रोमन फौज इन्हें जनरल मैकनेस डिलीट कर रहे थे और दूसरी फौजी से लसियस और जनरल डोरिस लेट कर रहे थे। हालांकि लसियस और जनरल डोरिस की फौज कम थी, लेकिन इनकी बहादुरी और जुर्रत बहुत ज्यादा थी। ये फौज आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब यहां जहां दो फौज लड़ रही थी वहीं पर जनरल मैक्रो और लसियस भी आमने सामने आ गए और लसियस ने उनसे कहा कि मैं रोम को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए लड़ रहा हूं। ये कहते ही इनके दरमियान फाइट शुरू हो गई। फाइट इनकी बहुत भयानक थी। कभी लसियस तो कभी जनरल मैक्रो एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तलवारबाजी करते हुए ये लोग पानी में उतर आए, लेकिन अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। लड़ाई करते करते एक पॉइंट वो भी आया जब आखिर जनरल मैक्रो नेजलियस के ऊपर भारी पड़ गए और लसियस के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने लसियस को पानी के अंदर गिरा दिया। लसियस हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी मोम की आवाजें गूंजी जिसे दूसरी तरफ मैकन ने अपने आदमियों के जरिए मरवा दिया था। हिम्मत करके वो उठा और उसने इस मर्तबा मैकन के ऊपर हमला करके उसे मार डाला। उसे मारते ही जीत उसकी हो चुकी थी। अपने जीतते ही उसने यहां अपनी सारी आवाम से कहा, मेरे डैड यानी मैक्सिमस का ख्वाब था कि यह रोम एक ऐसा मुल्क बने जहां सबके लिए अमन हो, लेकिन बदकिस्मती से किसी हुक्मरान ने उनके सपने को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन मैं उनके इस सपने को हकीकत में बदलूंगा। ये कहते ही सब लोग भी उसके लिए तालियां बजाते हैं और यह शो करते हैं कि वो लसियस को अपना हुक्मरान अपना बादशाह मान चुके हैं। आखिर तक उसके असली हकदार को मिल जाता है और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहां खत्म हो जाती है।